नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं लवली मुखीजा आज आपके लिए साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन की। बच्चों, अपने को पता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन चेंजेस हर किसी चीज़ में होते रहते हैं, चाहे वो धीरे हों या तेज हों। कभी अचानक से हो जाते हैं तो कभी कुछ समय बाद होते हैं, लेकिन ये परिवर्तन चलते रहते हैं। साइंस की भाषा में अपन बोले तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। दूसरा रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस की परिभाषा क्या है या भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है? तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण जैसे उसकी आकार, आकृति वगैरह। उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं कि जैसे अपन ने बर्फ़ को थोड़ा गर्म किया, पानी बन गया। पानी को थोड़ा और गर्म किया, भाप बन गया। तो जब भौतिक परिवर्तन में जिस कारण से परिवर्तन आता है, जब उस कारण को हटा लिया जाए तो वो परिवर्तन वापस वैसे का वैसा हो जाता है। मान लो अपन ने बर्फ़ को गर्म किया, पानी बना। उसको हीट दी अपन ने तो वो पानी बना। लेकिन अगर अपन उस हीट को, उस कारण को हटा लें और उसे वापस फ्रिज में रख दें तो वापस बर्फ़ बन जाएगी। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन का सबसे मेन पॉइंट क्या है? जब किसी पदार्थ में परिवर्तन आए, जिस कारण से परिवर्तन आया उस कारण को हटा लेने पर पदार्थ पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ये भौतिक परिवर्तन का सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं केमिकल चेंजेस की या रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। एक बार जो पदार्थ बन गया परिवर्तित होकर, उसे वापस पुनः पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या परिभाषा होगी? जब किसी पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, जैसे दूध से दही जमना। अपन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, उसकी तासीर में परिवर्तन हो गया। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरणों की। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है, उन्हें किस प्रकार संतुलित किया जाता है, इन सब के बारे में। तो रासायनिक समीकरण बच्चों, सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण या इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्वेशन। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब कोई अभिक्रिया या कोई परिवर्तन हो रहा है उसे शब्दों में न लिखकर सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो अपन ने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई या कोयले को जलाया, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को अपन जलाएंगे तो वो उसमें ऑक्सीजन तो मिलेगी। कार्बन में जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं अपन ने कार्बन में, अगर अपन इसे वैसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? कार्बन में ऑक्सीजन मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ये अपन ने लिख दिया कि भाई कार्बन में ऑक्सीजन मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ये तो था नॉर्मल वे, लेकिन इसे रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? सांकेतिक रूप में जब किसी चीज़ को लिखते हैं अपन ने, ये तो डायरेक्ट लिख दिया अपन ने भाई कार्बन का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? सी। सबको पता है अपने को कार्बन का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? सी। प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? O। लेकिन ऑक्सीजन को हमेशा अणु के रूप में लेते हैं, दो अणु का रूप होता है O2।
ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, ये होगी रासायनिक समीकरण। लेकिन ये अपन ने किस प्रकार लिखी, देखो कार्बन का सांकेतिक रूप C, फिर ऑक्सीजन का सांकेतिक रूप, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सांकेतिक रूप। ये जो कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, ये तो क्या हो गए, क्रिया कारक, जो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और जो अपने को क्रिया करने के बाद जो चीज प्राप्त हुई उसे क्या कहेंगे अपन, उत्पाद। क्रिया कारकों ने क्रिया करके क्या बनाया, उत्पाद। अब अपने को क्या प्राप्त हुआ बच्चों, उत्पाद। CO2 क्या हुई, उत्पाद। CO2 गैस कौन सी, जो अपन छोड़ते हैं, कहाँ से, मुंह से, वहाँ से नहीं। तो C + O2 = CO2। लेकिन इन क्रिया कारकों को क्रिया करने के लिए जो चीज प्रेरित करती है उसे कहते हैं अपन उत्प्रेरक। और उत्प्रेरकों को हमेशा एरो का निशान है ना, ये इसके ऊपर दर्शाया जाता है। अगर ये गर्म करने से CO2 बनी है तो इधर लिख देंगे हीट, या ठंडा करने से बनी है तो इसे, फिर जो भी चीज़ है तो C + O2 = CO2। हमेशा याद रखना, जब कोई तत्व अथवा यौगिक या अणु 2 से 1 से अधिक हो, 1 या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो उनके बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लिखता है। अब जैसे अपने पास 2 थे, C और O2, तो C + O2। अगर अब 3 होते तो प्लस में 1 और लिख देते हैं। अगर उत्पाद भी अपने को 2 से ज़्यादा प्राप्त होंगे तो उसमें के बीच में प्लस का निशान लिख दें। और जो गैस वायुमंडल में उत्सर्जित होगी उसके साथ यहाँ एरो का निशान ऊपर की ओर। ये रासायनिक समीकरण लिखने का नियम हो गया। लेकिन सबसे मेन बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाए, तो देखेंगे, ये नोट कर लो। ये तो अपन ने रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताया। अब इस रासायनिक समीकरण अपन ने लिख ली, इसके बाद इसे संतुलित कैसे किया जाए। देखो, मान लो उदाहरण के लिए ले लेते हैं अपन एक प्रोपेन C3H8 + O2। प्रोपेन की ऑक्सीजन से क्रिया हुई, क्या बना, CO2 + H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया प्रोपेन। ये अपनी बुक में भी दिया हुआ है बच्चों उदाहरण, C3H8 + O2, C3H8। अब आप सोचेंगे यार C3 से प्रोपेन ही कैसे बना। आपको मैं कार्बन की गिनती बता देता हूँ। अगर C1 होता तो उसके साथ हाइड्रोजन की संख्या 4 होती, खैर। तो C1 के लिए क्या लिखेंगे, मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए मैथ एथ प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पैंट, C6 के लिए हैक्स, C7 के लिए हैप्ट, C8 के लिए ओक्ट और C9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक। तो ये इसकी गिनती है। खैर छोड़ो, मैथ एथ प्रोप। तो तीसरे नंबर पे क्या आ गया, प्रोपेन की अपन ने क्रिया कराई, किससे कराई, ऑक्सीजन से। ये क्या हो गए बच्चों, क्रिया कारक। और क्रिया कारकों ने क्रिया करके क्या बनाया, उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये उत्पाद बने। अब अपन देखते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि समीकरण संतुलित है या नहीं, जब एरो का निशान है ना बीच में, इसके इस तरफ भी परमाणुओं की संख्या उतनी होनी चाहिए और परली तरफ भी। अब अपन परमाणु देखते हैं कौन कौन से अपने पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब अपन देखते हैं कि दोनों तरफ इनकी संख्या बराबर है या नहीं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं बच्चों, 3, तो इधर लिख दिया अपन ने 3। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, संख्या में गड़बड़ है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने, 2 और 1, 3। अब इसे करेंगे संतुलित। मैं आपको एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। मान लो ये कार्बन है C2, इसको अपने को 10 करना है। अपन कहेंगे भाई 2 कार्बन है, इसको
कुछ ऐसा करो कि 10 हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, आगे 5 लगा देंगे। अब आप कहोगे सर ये 5 और 2 तो 7 हो गए, नहीं, जब परमाणु या तत्व के जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा उसके साथ वाली संख्या के गुणा में होती है। 5 दूनी 10, इसका मतलब कार्बन कितने हो गए, 10। अगर वो कहता कि हाइड्रोजन है H2, इसे 12 करो, तो अपन यहाँ क्या लगा देते, 6 दूनी 12। हमेशा जो साथ वाली संख्या है वो जो उसके नीचे जो लिखा हुआ होता है, जैसे H2O में 2 नीचे है तो वो साथ वाली संख्या के गुणा में होता है, उसके जो बराबर वाली संख्या है उसके गुणा में होता है। तो अपने को C यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 करने, 1 है 3 लगा दिया, कितने हो गए, 3 हो गए। अब लेकिन अब ऑक्सीजन की संख्या बिगड़ गई, कोई बात नहीं। अब पहले अपन हाइड्रोजन का नंबर लेते, यहाँ पे कितने हैं 8, वहाँ पे कितने हैं 2, भाई अब हाइड्रोजन को बदलेंगे, 2 है आगे 4 लगा दिया, 4 दूनी 8। मैंने अभी आपको बताया कि साथ वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा में हो जाती है। अब अपन ने कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए, अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, अब 3 दूनी 6 और 4 10, ऑक्सीजन कितने हो गए 10। यहाँ पे कितने रह गए 2, तो अपने को ये 2 ऑक्सीजन है, इसको 10 करना है तो क्या करेंगे, इसके साथ 5 लगा देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ भी कितने हो गए ऑक्सीजन 10। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई कार्बन की भी हाइड्रोजन की भी, तो ये समीकरण अपनी संतुलित हो गई। इसी प्रकार अपन समीकरणों को संतुलित करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अगले पार्ट में क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, ये किस प्रकार संपन्न होती है, वो सभी अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कमेंट करके बताना आपको बच्चों कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, या आगे आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हो। धन्यवाद।